उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। जाने कैसा जादू है उस आवाज में, कान सुनते हैं और दिल महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कर रहा हो हमसे ही हमारी बात, सामने ना होकर भी हो जाती है जैसे किसी अपने से ही मुलाकात। रेडियो एफएम की दुनिया भी कमाल है, जिसने हर विषय पर, हर मुद्दे पर, देश के हर कोने में हर आमो खास को जोड़ा है। आवाज की इस बेनायाब दुनिया की क्या तारीफ करूं, निशब्द हूं, मौन हूं, और तारीफ का हर शब्द थोड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आसमां और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जी हाँ, आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ होंगे आवाज की दुनिया से जुड़े कुछ खास मेहमान। कमाल है रेडियो जॉकी की दुनिया भी। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत 13 फरवरी 1946 को हुई थी। भारत में रेडियो क्लब की शुरुआत 1923 से हुई। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने जून 1923 में अपना पहला कार्यक्रम प्रसारित किया। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई। 23 जुलाई 1927 को मुंबई में पहला रेडियो केंद्र शुरू हुआ। 1930 में भारतीय प्रसारण सेवा का परिचालन प्रारंभ हुआ। 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। जी हां, आज़ादी की लड़ाई में रेडियो की अहम भूमिका रही है। साल 1936 में भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। हालांकि आज़ादी के पहले तक रेडियो में केवल पुरुष न्यूज़ रीडर्स ही हुआ करते थे। आखिरकार साल 1947 में देश को उसकी पहली महिला न्यूज़ रीडर मिली, जिनका नाम था सईदा बानो। आज़ादी के समय भारत में 6 रेडियो स्टेशन थे। 90 के दशक की शुरुआत के अंत में देश में निजी रेडियो चैनलों की जमीन तैयार होने लगी। बदलते वक्त के साथ रेडियो ने भी अपना स्वरूप बदला। वर्ष 2001 में देश का पहला निजी एफएम चैनल शुरू हुआ। वर्तमान में सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक रेडियो का प्रचलन भी बढ़ा है। हालांकि आज स्थिति बिल्कुल जुदा है। वो पहले वाली स्थिति नहीं है। आज सुबह उठने पर चाय की प्याली के साथ मॉर्निंग न्यूज़ हो या सुबह की हर ताज़ा बात, ऑफिस जाने के समय गाने सुनने हो या ट्रैफिक का हाल जानना हो, और रात को सोने से पहले पुराने नगमे सुनने हो या करनी हो आपके जीवन से जुड़ी कोई भी बात, रेडियो या एफएम आपके हर दिन का साथी है। तो आवाज़ की इस दुनिया में पुरुष और महिलाएं दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। सभी का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन भी कर रही हैं। तो चलिए आज अपना आसमां में बात करते हैं महिला रेडियो जॉकीज के साथ, और बिल्कुल भी समय नहीं गवाते, रूबरू होते हैं अपनी आज की मेहमान के साथ। मेरा नाम मेरी पहचान में। नमस्कार, अपना आसमां में मैं हूं नीति शुक्ला आपके साथ। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है और मैं एक रेडियो जॉकी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू जी। नमस्कार, अपना आसमां में मैं आरजे रेखा और आपकी अपनी दोस्त आरजे रेखा, जिसे आप इस तरह हमेशा रेडियो पर सुनते हैं। बहुत बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया। बहुत खुश हूँ मैं आज यहाँ आकर। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी मैम। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे सिमरन और मैं बहुत ही स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ क्योंकि ज़िंदगी भर कैमरे के पीछे रहे, कैमरा कभी ऑन ही नहीं रहा, और आज बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्पेशल शो हम कैमरे के सामने आए हैं, मेकअप करके आए हैं, नहा धोकर पाउडर लगा कर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर। आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है युवती शक्ति, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस से आज हमारे बीच मौजूद हैं, अपनी बात रखेंगी और अपना सवाल पूछेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
जी हाँ, आपको मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। मुझे पता है बिल्कुल सही समय पर टीवी सेट के उस पार आप बिल्कुल टीवी के सामने मौजूद हो जाती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि आपका अपना शो, अपना आसमां का समय हो गया है। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आवाज़ की इस दुनिया की और जानते हैं इन्हीं का सफ़र, इन्हीं की ज़ुबानी, इनकी कहानी। नीति जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। आपने जब सोचा कि आपको अपने जीवन में रेडियो जॉकी बनना है, आवाज़ की दुनिया से जुड़ना है, आपने कहा मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। जी। तो इस पहचान के बारे में आपने कब जाना कि यही आपकी असली पहचान होगी? एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार डेस्टिनी हमें कुछ सिग्नल्स देती है, कुछ रास्ते बनाती है, वो हमें बाद में समझ में आता है। तो मेरा बचपन से कोई प्लान नहीं था रेडियो जॉकी बनने का, और घर पे भी ऐसा माहौल था कि पापा कहते थे तुम्हें पीसीएस की तैयारी करनी है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, तो मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट था और पढ़ाई चल रही थी। बट समहाउ कुछ हुआ ऐसा कि एमए में मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कोई टेक्निकल एरर या कुछ है, और मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि जो बचपन से सोच रही थी वो अब नहीं हो सकता है। तो वहाँ से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मेरी सिस्टर रेडियो में अनाउंसर थी, तो मैंने थोड़ा सा रेडियो आना जाना स्टार्ट किया और देखा कि हाँ ये कुछ एक अलग सी फील्ड है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद से शुरू किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद लगा व्हाट नेक्स्ट, वही रोज वही प्रोग्राम, तो मुझे लगा कि अब आगे क्या। तो मैं दिल्ली आ गई ऐसे ही। पापा वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं नहीं ऐसे अकेली लड़की कैसे दिल्ली जा कर के अकेले रहेगी। तो थोड़ा सा उनको बहुत कन्विंस करना पड़ा, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ आकर फिगर आउट किया। और मैं ऑल इंडिया रेडियो यहाँ पर दिल्ली में गई थी ये देखने के लिए कि क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकती हूँ सो दैट आई कैन सर्वाइव ऑन माई ओन, और मैं इस तरह से कर सकूँ। लेकिन वहाँ पर एक लंबी सी लाइन लगी थी और कई सौ लोग थे, और मैं पता चला, मैंने कहा ये किस चीज़ की लाइन है, तो रिसेप्शन पे उन्होंने कहा कि ये एफएम गोल्ड के फॉर्म मिल रहे हैं। मैं भी उस लाइन में लग गई, और उस डे का वो आखिरी दिन और आखिरी फॉर्म था जो वो मुझे मिला है। मैं फॉर्म लेने नहीं गई थी। करीब 1000 लोगों ने ऑडिशन दिया, 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। और यही लगता है कि शायद ये डेस्टिनी है। मुझे याद है कि सर ने पूछा था कि आप तो इलाहाबाद में रहते हैं, आप कैसे करेंगे। मैंने कहा सर मैं आ जाऊंगी, और मुझे पता था कि शायद पापा नहीं अलाउ करें, मैं नहीं आ सकती हूँ। लेकिन सिलेक्शन भी हुआ, मैंने ट्रेनिंग भी की, और फिर ऐसा मैं यहाँ पर सेटल हो गई कि फिर कभी वापस जाना नहीं हुआ, और यहीं का। क्या बात है। अब मेरा सवाल आपसे आरजे रेखा, आप बनेंगी आरजे, और बतौर आरजे आपने खुद को कब देखा? दरअसल मैं जब छोटी थी तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं आरजे बनूंगी। मुझे लगता था कि मैं फ़ौज में जाना चाहती थी, आर्मी में ज्वाइन करना चाहती थी, और हमेशा मैं सपने में भी देखती थी कि मैं बॉर्डर पे हूँ और गन से मैं सामने शूट कर रही हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि उस फील्ड में गर्ल्स के लिए उतना स्कोप उस वक्त नहीं था, क्योंकि हमारे जवान भाई खुद सामना करते हैं दुश्मन का, तो लड़कियों को वो वहाँ नहीं जाने देते थे, ये कह सकते हैं। और धीरे धीरे हालांकि इस फील्ड में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है, बट जो बचपन में फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर ये फील्ड नहीं तो फिर क्या। तो पापा अक्सर, हमारे घर के बिल्कुल पास में एक शॉप थी, मेरे पापा की ही शॉप थी, सैलून, तो वहाँ पे अक्सर रेडियो चलता था पूरा दिन इनफैक्ट। और पापा रेडियो के बहुत बड़े फ़ैन थे। इनफैक्ट मेरी नानी रेडियो की बहुत फ़ैन थी, क्योंकि उस टाइम पे रेडियो ही हुआ करता था, टीवी होता ही नहीं था। तो टीवी के साथ साथ अगर हम जुड़े होते तो शायद रेडियो से उतना लगाव नहीं होता, लेकिन रेडियो क्योंकि मैंने भी बचपन से सुना और पुराने गानों से मेरा इतना अटैचमेंट हुआ कि मैं बचपन में ही, मुझे लगता है कि 5-6 हज़ार गाने ज़बान पे याद थे। गाने मैं सुनती रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे पापा का मुझे कभी कभी ऐसा आता था रिप्लाई कि तुमने उस प्रेजेंटर को सुना है, वो कितना अच्छा बोलती हैं, मुझे बड़ी मीठी आवाज़ लगती है। तुमने उनको सुना है, अमीन सयानी जी थे उस वक्त, तो तुमने उन्हें सुना है, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, मज़ा आ जाता है उनको सुन के। तो मुझे अंदर से ना ऐसा लगता था कि यार हमेशा मेरे पापा दूसरों की तारीफ़ करते हैं, मेरी कब करेंगे। तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। लेकिन फिर जैसे जब रेडियो को देखा करती थी तो मुझे लगता था यार इस बॉक्स के पीछे क्या चीज़ है, ये ऐसा क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर से आवाज़ आती है, कौन बैठा है, कहाँ बैठा है। बहुत छोटी थी तब, वो बच्चों वाला दिमाग। तो मैं कभी कभी रेडियो को पीछे से पलट के देखती थी कि कहाँ है बोलने वाला, बट कभी दिखा नहीं। और उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो पता नहीं कहाँ से एक सपना पल रहा था दिमाग में कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है। फिर एक दिन ऐसे लगा कि यार बनते कैसे हैं, जाना कैसे है, मुझे नहीं पता था कुछ भी कि कैसे जाना है। तो मैंने एक रेडियो प्रोग्राम सुना और उस पर किसी ने मुझे बताया कि कैसे यहाँ ऑडिशंस होते हैं, कैसे आप आ सकते हैं। उस रेडियो प्रोग्राम ने शायद मेरी लाइफ बदल दी। और उसके बाद में जब पहुँची वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो, मैंने ऑडिशंस के लिए पता किया कि कैसे, कहाँ से क्या फॉर्म मिलेगा, क्या करूँ।
तो बहुत मैंने चक्कर लगाए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ फॉर्म कब मिलेगा, क्या है क्या नहीं। हर दिन मैं जाती थी, फिर एक दिन मैं फ़ोन नंबर लेकर आई वहाँ से और मैंने लगातार वहाँ फ़ोन किए, लगातार। मैं जॉब करती थी एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ कभी कभी मुझे टाइम मिलता था अपने काम के साथ साथ, और मैं लगातार फ़ोन करती थी बार बार, हर दिन, हर 2 दिन छोड़ के, कि कब फॉर्म निकल रहा है, मुझे प्लीज़ बताइए। तो एक दिन पता चला कि फॉर्म है वहाँ पर, आप आ सकते हैं। जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने ऑडिशन दिया, बट मेरा ऑडिशन क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि ऑडिशन हुआ ही नहीं क्लियर, और एक्चुअल में मुझे कुछ नहीं पता था उस फील्ड के बारे में। मेरे लिए वो सब कुछ बिल्कुल नया था कि मैं वहाँ पे कैसे काम करूँगी, क्या करूँगी। तो जो कुछ मैंने किया, मुझे पता है कि वो बहुत बेकार किया था। उसके बाद मुझे उसी फील्ड के कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला, लेकिन उस दिन वहाँ पे तो उन्हीं में से किसी एक ने मुझे थोड़ा गाइड किया कि देखो, इस तरह से तुमको स्क्रिप्टिंग करना होता है, और ऐसे तुम्हें बात करना होता है, ऐसे लिखना होता है। तो वो चीज़ों से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, और मैंने उसके बाद कोशिश की कि मैं दोबारा से एक बार ऑडिशन दूँ। फिर 2-3 साल वेट किया, उसके बाद फिर से ऑडिशन दिया, और फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई। और जिस दिन मेरा ऑडिशन था, मुझे पूरा यकीन था कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद हम आपको बताएंगे, बट जैसे ही मैंने घर पे कदम रखा, 15 मिनट का डिस्टेंस था वहाँ से मेरे घर का, घर के गेट पे मैं पहुंची तो मेरे पास कॉल आया कि रेखा, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आई वाज सरप्राइज, मुझे लगा कि किसी ने शायद मजाक किया मेरे साथ। तो मैंने कहा कि अच्छा, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि यार सिलेक्शन हो गया। तो कहते क्यों, यकीन नहीं था, तुम्हारा सिलेक्शन होना नहीं था, तुम्हें अच्छा नहीं हुआ था ऑडिशन। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ था, पर इतनी जल्दी कॉल आ जाएगा ये नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि इसलिए तुम्हें जल्दी कॉल किया, क्योंकि जो हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पे थे कि ये तो सिलेक्टेड है ही, तो उसको हमने सबसे पहले फ़ोन कर दिया। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैं लिटरली उस दिन ऐसे जंप कर रही थी कि मैं रेडियो पे पहुंच गई हूँ, और आज मैं उस बॉक्स के पीछे से बोलूँगी, और पापा जब मुझे सुनेंगे तो वो आज उनकी नहीं मेरी तारीफ करेंगे। तो जब मैंने फर्स्ट प्रोग्राम किया, आई वाज लाइक, ऐसे मेरे हाथ कांप रहे थे ट्रेनिंग होने के बाद भी। जब मैं ऐसे फर्स्ट प्रोग्राम किया, मैं ऐसे कांप रही थी वहाँ पे, पर जब मैंने फर्स्ट प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस मिला। इतनी खुशी हुई कि यस, आज मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया है जो मैंने कब से, बचपन से सोचा था कि रेडियो पे जाना है। क्या बात, बहुत मजा आया। अब मैं आपके पास आऊंगी आरजे सिमरन। एक फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो इस सिमरन को उसकी आवाज की दुनिया वाली जिंदगी जीने के लिए कब घर वालों ने प्रेरित किया, या फिर वो प्रेरणा खुद से आई? किसी ने प्रेरित नहीं किया, कोई प्रेरणा नहीं आई, कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लान नहीं था। अच्छा। मैं बेसिकली एक गांव से हूँ। हाँ। मेरे गांव का नाम है लखनऊ, और मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है जी। जब मैं दिल्ली आई थी तो एक्चुअली आई हैड कम टू दिल्ली अपना एमए इन मास कम्युनिकेशन करने, जामिया से। शाहरुख खान जहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं। बिल्कुल। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं एमसीआरसी आ रही हूँ मास कम्युनिकेशन करने के लिए, तो नहीं, एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं आई थी, मुझे फिल्म मेकर बनना था। बिल्कुल। तो मैं 95 में जब दिल्ली आई, दूर दूर तक कहीं रेडियो नहीं था। ऑफ कोर्स रेडियो सुनती थी, अच्छा लगता था। मेरे रेडियो में आने के लिए आमिर खान रिस्पॉन्सिबल है। पूछे कैसे? कैसे? क्योंकि आमिर खान की फिल्म आई थी रंगीला। रंगीला लगी हुई थी यहाँ कनॉट प्लेस में। आपका कौन सा थिएटर है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। पीवी नहीं, तब पीवीआर नहीं था। मैं 95 रिवोली था, करेक्ट। रंगीला लगी थी, और हमारे जो क्लासमेट्स थे वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे कि गांव से आई है, गांव से आई है। और मैं पहली बार दिल्ली आई थी। तो उन्होंने कहा चलो इसे दिल्ली घुमाते हैं। हम लोग फिल्म देखने गए रंगीला, टिकट्स नहीं मिले, तो उन्होंने कहा अरे गाँव से आई है, चलो इसको ऑल इंडिया रेडियो घुमा दें। हम लोग ऑल इंडिया रेडियो आ गए। वी वर 5-6 ऑफ अस, और बाय चांस ऑडिशंस हो रहे थे। तो हम 5-6 लोग जो थे, हमने कहा चलो ऑडिशन दे देते हैं। फॉर्म लिया, ऑडिशन दिया, और हम 6 लोगों में से आई थिंक 2 लोगों का सिलेक्शन भी हो गया। एंड इट वाज नॉट सच अ बिग डील फॉर मी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि 300 रुपए मिलेंगे, तब मैं 7वें आसमान पे थी। तो मेरी रेडियो की शुरुआत, अब मैं बस से आती थी, मैं बस से जाती थी कि किसी तरह वो पैसे जमा हो जाएं। सो इट्स सो स्ट्रेंज। अभी नीति ने कहा था कि दिस इज हाउ डेस्टिनी वर्क्स। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस रेडियो की वजह से मैं कॉलेज से निकलते निकलते बची। वो कैसे? क्योंकि 95 में जब मैंने रेडियो की शुरुआत की तो 300 रुपए के लिए की थी। लेकिन जब रेडियो करना शुरू किया तो इतना मजा आने लगा, इतना मजा आने लगा कि फिर कॉलेज जाने का मन नहीं करता था। फिर कॉलेज मिस करने लगी मैं। फिर यहीं पे रहती थी। हमारे कॉलेज में ऊपर एक कैंटीन था, वहां पे रेडियो चलता रहता था। तो आके झूठ भी नहीं बोल सकती थी कि मैं कहाँ थी, क्योंकि उस पर मेरा प्रोग्राम चल रहा था, तो टीचर्स को पता चलता था। तो एनीवेज वो किसी तरह मैंने पास कर लिया, अच्छे नंबरों से पास किया। बट बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय मास कम्युनिकेशन इन 98, आई रियलाइज्ड कि बॉस लाइफ में तो रेडियो ही करना है। और देयर इज अ टर्म दीपशिका, अ वेरी नाइस टर्म विच इज सेड कि सही जगह पर सही समय पर
बिल्कुल। जिसमें आपका कोई हाथ नहीं होता है। दिस इज ऑल लक एंड डेस्टिनी। ऑफ कोर्स यू वर्क हार्ड, क्योंकि 95 में जैसा कि इन्होंने भी बताया था, मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मेरा ट्रायल बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था। और जो हमारी स्टेशन डायरेक्टर थी, मैं बिल्कुल उनका नाम नहीं लूँगी वरना वो अभी कहीं से भी निकल के आके मुझे डांटना शुरू कर देंगी कि ये कैसे बात कर रही है, इसे बात करना ही नहीं आता है। She did not like me, और उनको नहीं लगता था मैं बहुत अच्छी रेडियो जॉकी बन सकती हूँ। मैं आपको ये भी बता सकती हूँ क्यों। अब हम रेडियो जॉकी हैं तो एक्टिंग भी करना चाहिए ना। तो जब 95 में, आप तो खैर पैदा भी नहीं हुए होंगे, आप भी पता नहीं पैदा हुई होंगी कि नहीं। हमारी तो हमारे शक्ल सूरत से हमारी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन हम बहुत पुराने हैं, बहुत एंशिएंट है। 95 में जब मैंने रेडियो शुरू किया था, तो मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ कि कैसे आरजेज हुआ करते थे। आरजेज ऐसे होते थे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संगीत सरगम। आज आप जो भी कहना चाहें, जो भी करना चाहें, मैं कहने के लिए तैयार हूँ। आपका फेवरेट गाना हम चलाएंगे, सुनते रहिए आकाशवाणी। क्या बात है। ठीक है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जब मैं आई और जब मैंने अपना पहला शो किया, मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द दिल्ली सिटी, नहा धोकर पाउडर लगाकर झमक छलो छप्पन छुरी गुल बदन, माय नेम इज सिमरन। अच्छा, तो जब स्टेशन डायरेक्टर ने ये सुना, खलबली मच गई सब। लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोग्रामिंग हेड के। उस समय दीपक छिब्बर हुआ करते थे, दिल्ली में, अभी भी हैं, मुंबई में हैं। मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। दानिश इकबाल साहब हैं, बहुत फेमस थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो थे। तो इन दो लोगों को लगा कि इसकी मतलब ये स्टाइल एकदम डिफरेंट है। और मैं 95-96 की बात कर रही हूँ, जब FM की बस शुरुआत हो ही रही थी। तो बस उसके बाद इन लोगों ने मुझे अपना एक प्रोग्राम दे दिया। मैं सड़क सड़क पर जाती थी माइक लेकर, और मैं लोगों से पूछती थी आपके 5 फेवरेट गाने कौन कौन से हैं। तो वो अपने गाने बताते थे, मैं उनको एडिट करती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हर हफ्ते मैं वो कैसेट्स खरीदती थी, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में पुराने गाने बजते थे। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ काउंटडाउन शो। और मैंने कहा यार, मॉडर्न करना है, नया करना है, तो काउंटडाउन शो करना है। हर हफ्ते मैं कैसेट्स खरीदती थी। मेरा कॉलेज था जामिया में, सो जामिया से कनॉट प्लेस तक सारे कैसेट वाले मुझे जानते थे कि ये फिर झगड़ा करते थे, लास्ट आपने उनसे लिया, अब इनसे लिया। सो दैट इज हाउ आई बिगैन। अच्छा, ये आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि जो ये आपकी पहली ओपनिंग थी, ये चाहे आपकी प्रोग्रामिंग हेड को पसंद नहीं आई, लेकिन लोगों का क्या रिस्पांस आया? क्योंकि लिसनर जो आपको सुनते हैं, सबसे पहला कनेक्शन तो उनके साथ होता है। आज भी जब लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मैडम बस वो ओपनिंग करके दिखा दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द दिल्ली सिटी, नहा धोकर पाउडर लगाकर हम आपके सामने आ गए हैं। So people really liked it, and because like I was telling you, I was at the right place at the right time. 95 मैंने FM ज्वाइन किया। 2001 में प्राइवेट FM, जैसा कि आपने अभी बताया, आया था। मैंने रेडियो मिर्ची एज प्रोग्रामिंग हेड ज्वाइन किया 1999 में, और वो रेडियो स्टेशन मैंने लॉन्च किया। क्या बात। So yes, yeah. नहा धो के पाउडर लगा रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ। तो अब मैं आती हूँ नीति जी आपके पास। जैसा कि आपने कहा कि आप ऑल इंडिया रेडियो तक आई, एक सफ़र आपका तय हुआ और वहाँ पर आप पहुँची और फिर एक शुरुआत हुई। असली चैलेंज तब शुरू हुआ। असली चैलेंज वहाँ से शुरू हुआ जी। लेकिन चैलेंज और चुनौतियाँ हम ज़रूर स्वीकार करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ से शुरू हुआ चैलेंज। लेकिन एक, जैसे कि मैम ने भी बताया, एक ना लहजा हुआ करता था, एक टोन थी। और मैंने अक्सर सुना है कि वहाँ पर पुरुष ज़्यादा इसलिए रहते थे क्योंकि उनकी आवाज़ में बेस था, बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ थी, हर मूड को जो है वो सूट करती थी आवाज़। लेकिन एक चुनौती थी कि आपकी आवाज़ जो है वो गले से नहीं, पेट से आनी चाहिए। तो उस चुनौती को कैसे डील किया, और उसके बाद अपनी आवाज़ में वो स्टेबिलिटी रखना, वो बनाए रखना, वो कंटिन्यूटी रखना, कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए? जी, चैलेंज ज़रूर रहा, मगर मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रही कि मैं इलाहाबाद से हूँ। तो लहजे की जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं वो नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे हिंदी बहुत शुद्ध बोली जाती है। बिल्कुल। तो शायद आरजे सिमरन भी एग्री करेंगे कि वहाँ पे लखनऊ से हैं, तो हिंदी और उर्दू उन्हें बचपन से उनके DNA में थी वो चीज़ें, तो ये तो हमें दिक्कत नहीं हुई। और जैसे उन्होंने छिब्बर जी का नाम लिया, तो अगर आप जितने भी अच्छे आरजेज आज बात करेंगे, तो ही इज़ द वन जो वो लेकर आए। तो मेरा सिलेक्शन भी उन्होंने ही कहा था कि आप इलाहाबाद रहती है, कैसे आएंगी, और उन्होंने ये कॉल लिया कि नहीं, इस लड़की को चांस दो, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और फिर जो असली जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने ऑडिशन देने के पहले कभी FM गोल्ड चैनल सुना नहीं था। सो आई वाज नेचुरल, क्योंकि लोग आ रहे थे, वो एक सेट पैटर्न सुन के 2-3 बार प्रैक्टिस करके आ रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था। तो जो मेरा स्टाइल था वो अपना अपना ही निकला। जैसे आरजे सिमरन ने करा कि
अपना एक स्टाइल लेकर आई। तो वो चीज़ थी कि आप अपनी तरह से बात कर रहे हो और आपको लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे नेचुरल बात करें, रेडियो पे जनरली आकर के लोग माइक के सामने कुछ नकली बोलते हैं, कुछ ज्यादा अच्छी आवाज बनाते किसी हैं, को कॉपी करने की कॉपी कोशिश करते हैं, बिल्कुल। कोई उनके आइडल्स होते हैं। मैं जैसे अभी बात करी मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तो शायद लोगों को ये चीज अच्छी लगी और मैं ऐसे ही इतनी नॉर्मल, इतनी नेचुरल रहती हूँ माइक के आगे भी, कैमरे के आगे भी। तो वो अच्छा, लेकिन जब FM गोल्ड जैसा कि आपने बोला उसकी शुरुआत हुई, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का एक सेट पैटर्न और उसके बाद FM का आना, एक बदलाव, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने पेस को फास्ट कर रहे थे। जी। तो उस पेस के साथ ढलना, ये क्या कुछ चैलेंज लगा आपको? बिल्कुल चैलेंज था, क्योंकि हमें ऑल इंडिया रेडियो टाइप नहीं बोलना था, हमें FM टाइप बोलना था। अच्छा, ये टाइप भी अलग अलग था? बिल्कुल था दोनों ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन अगर आप जिस तरह से मैं इलाहाबाद पे शो कर रही थी कि ये आकाशवाणी का चैनल है, तो वहां पर आपको बहुत ही एक सेट पैटर्न में, जैसे विविध भारती में अभी भी आप सुनते हैं, तो आपको वैसे ही बोलना होता है। लेकिन आप जब FM पे आते हैं तो आपको बहुत ही अलग तरह से नेचुरल रहकर बोलना होता है। तो वो एक चैलेंज था। तो वो करते करते कई साल गुजरे, फिर मुझे बिग FM से कॉल आया। पता नहीं कहाँ किसी ने शो सुना था, वहाँ के CEO थे मिस्टर तरुण कट्याल, तो उन्होंने शायद शो सुना, उन्हें आवाज़ अच्छी लगी। तो मैंने तो कभी अप्लाई नहीं करा, कुछ नहीं ट्राई भी नहीं करा, और मुझे सीधे कॉल आता है, मीटिंग होती है और वो फिर वहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो एक आप गवर्नमेंट चैनल के साथ काम कर रहे थे, फिर प्राइवेट का वो एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, आपकी रेटिंग्स आ रही होती है हर वीक। अभी गोल्ड पे तो ये सब चीज़ें नहीं थी, हम आते थे, हम खुशी से क्रिएटिव काम करते थे और हमें मज़ा आता था और हम चले जाते थे। लेकिन जब आप इधर आए तो एक नया सफ़र शुरू होता है कि आपको रेटिंग्स भी देनी है, आपको हर एक लिंक अच्छा करना है। लेकिन अगर मैं शब्दों के चयन की बात भी करूं, तो जहां पर आप पहले थी वहां पर आपको बहुत सोच समझ के सुलझे हुए शब्दों का इस्तेमाल करना था। लेकिन जब हम प्राइवेट चैनल्स में या प्राइवेट, आप जैसा कह रही हैं कि FM में आप गई, तो वहां पर एक स्लैंग लैंग्वेज होती है, स्वैग होता है। तो आप उसके साथ खुद को क्या ढाल पा रही थी? क्योंकि आप जहाँ से आती हैं वहाँ शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है, और अचानक से जब आप प्राइवेट FM में आती हैं तो हिंदी इंग्लिश कहीं इंग्लिश बन जाता है। जी। तो उसके साथ ढलना कैसा अच्छी बात ये रही कि मैं प्राइवेट चैनल जैसे नहीं बनी, मैंने बिग FM को ही वैसा, मेरे ही टाइम पे वो रेट्रो कन्वर्ट हो गया और उनको मेरा यही स्टाइल अच्छा लगा। तो मैंने उसको वही स्टाइल कंटिन्यू करा और मैं आराम से, शांति से ही बात करती थी। मैंने बहुत फास्ट पेस या वो चीज़ें नहीं करी, और इस तरह से ही जैसे मैं बोलती हूँ मैं वैसे ही बोलती रही। और वो पूरा चैनल, नए सॉन्ग्स आते थे तो उनको फिर वो पूरा रेट्रो कन्वर्ट हो गया। तो मेरे लिए उतनी इजी चीज़ रही कि किस्मत कहे या जो भी की, मतलब ये कहना बिल्कुल यहाँ पे जो है उदाहरण हमारे सामने है कि महिलाएं जो हैं वो ढलती नहीं, वो ढाल देती हैं जी। और वो बिल्कुल जहाँ जाती है वैसी बनती नहीं, समाज को सुधार देती हैं, उसे वैसा बना देती हैं। बहुत ही तारीफ करूंगी इस बात पे आपकी कि आपने अपने जो उसूल हैं उससे कोई भी बदलाव नहीं आने दिया और अडिग रही अपनी बात पे। आरजे रेखा, आप पर मैं आऊँगी। आपने जब शुरुआत की, आपने जैसा कि कहा कि एक लंबी जर्नी थी, पिता का सपना था, वो बहुत लोगों की तारीफ करते थे, एक प्रेशर रहता है कि हाँ हमारी तारीफ कब होगी, और फाइनली फिर आपकी तारीफ हुई। लेकिन उसके बाद फिर उसमें सस्टेन करना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, कितने बदलाव आए? और अगर मैं टर्निंग पॉइंट की बात करूं तो जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पर हम कहीं रुक जाते हैं। कभी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आपने अपनी लाइफ में फेस किया? देखिए, लाइफ है और बहुत सारे चैलेंजेस आपको हर दिन मिलते हैं। तो जब से मैं छोटी थी, क्योंकि एक हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जैसा कि आरजे सिमरन ने भी कहा कि जब आप एक ऐसी फैमिली में होते हैं जहां आप गांव से या कहीं ऐसी जगह से आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हालांकि हम लोग गांव से नहीं थे, बट मैं बचपन से दिल्ली में रही हूं, और मेरे जो मम्मी पापा थे उनका बैकग्राउंड रहा है पंजाब, हरियाणा, सब जगह से। पर जो रिलेटिव्स थे उनका इतना प्रेशर होता था कि वो हर दिन आके बोलते थे कि यार क्यों लड़कियों को इतना पढ़ा रहे हो, लड़के नहीं मिलेंगे बराबर मैच के, तो तुम इतना मत पढ़ाओ इनको, इनकी शादी करो बहुत जल्दी से। मतलब मैं आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, तो मुझे ये कहा गया कि शायद 16-17 साल की तो हो गई होगी। मतलब उनकी मुझे नहीं लगता था कि वो क्या सोच के ऐसा बोल रहे हैं, बट शायद वहाँ गांव में बहुत जल्दी लड़कियों को मैच्योर फील कर लेते हैं, करा देते हैं। तो शायद वो यही चीज़ मेरे प्रेशर, मुझ पे भी प्रेशर बना रहे थे, मेरे पेरेंट्स पे बना रहे थे। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब भी कोई रिलेटिव आता है वो किसी पढ़ाई के टॉपिक पे बात नहीं करता, वो किसी और करियर पे बात नहीं करता, वो सबसे पहले कहता शादी कर दो। तो मुझे ना इस चीज़ का बहुत बुरा लगता था कि मुझे इस जो इन लोगों की सोच है इसे बदलना है किसी भी तरीके से। कई बार ऐसा होता था, कोई भी लड़का आया, सरकारी नौकर है भाई कर दो तो एक
पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश, तो मैंने एकदम ठान लिया था कि आप जो भी करिए, जो मुझे करना है मैं वही करूँगी। मुझे लगता था कि 4 बार अगर आप लड़ाई करते हो अपने घर में, अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, तो एक ना एक दिन जब आप कहीं पहुँच जाते हो तो सब लोग अपने आप कन्विंस हो जाते हैं। वही चीज़ हुई कि मैंने वो चैलेंजेस को फेस किया, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, मैंने अपना करियर नहीं छोड़ा और आज मैं जहाँ पे भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चैलेंजेस रहे जो मैंने फेस किए, पर उन चैलेंजेस के सामने जब आप कहीं कुछ करते हो, पहुंच जाते हो, तो फिर वो सब पीछे छूट जाता है, वो बिल्कुल याद नहीं आता। बिल्कुल बहुत सही, मजा किसी ने आता है। बड़ी खूब बात कही है कि जब ठान ही लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का, और आप भी निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती रही और अडिग रही। और मैं ये कहूँगी कि जैसे एक्सपीरियंसेस बहुत रहे, बहुत सारे लोग, जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको गिराने के लिए भी पहुंच जाते हैं। और कंपटीशन के दौर में तो ये हमेशा रहता है कि आप अगर 4 आरजे से अच्छा कर रहे हो तो वो ये नहीं कहेंगे कि आपसे कुछ हेल्दी कंपटीशन करें, आपके साथ कुछ और अच्छा करके हम आगे जाने की कोशिश करें। वो ये चाहते हैं कि आपका शो कैसे खराब हो। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि अच्छा आज इसका शो है तो कैसे बर्बाद किया जाए, कुछ प्लान करो। तो वो चीज़ें होती थी, पर फिर मुझे लगता था कि शायद ये भी मेरा एक टेस्ट है, इसको भी क्रॉस करना है, कोई बात नहीं। कई बार तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरा, क्योंकि घर बहुत पास है ऑल इंडिया रेडियो से, तो हार्डली 15 मिनट्स मुझे वहाँ तक लगते हैं पहुँचने के लिए। तो मैक्सिमम मेरे पास कॉल तब आता है जब लगता है कि कोई विकेट गिर गया, मतलब कोई आरजे नहीं पहुंचा, या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है कि दूसरा आरजे नहीं है, तो रेखा आप प्लीज जल्दी से पहुंचो। तो मतलब मैंने कम से कम हजारों ऐसे शोज होंगे जो हजारों ऐसे शोज की स्टेपनी आप बनी। हाँ, एक्चुअली मुझे मेरी जो पेक्स थी विनीता जी उस टाइम पे, अभी मैं भी चिब्बर सर की ही सिलेक्शन हूँ, तो उन्होंने बहुत इतना हम लोगों को मांझ दिया था कि हमें कोई भी सिचुएशन आए, हम खड़े खड़े, मैं कई बार शो से उठ रही होती थी कि बस अब हो गया मेरा, मैं निकलती हूँ। वो आगे नहीं 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 नहीं, बैठो 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 बैठो, अभी और बाकी है, ये भी करो, क्योंकि दूसरा आरजे नहीं आया है। तो मुझे मेरी विनीता जी जो है पेक्स, वो भी मुझे कहती है कि तुम तो आलू हो, तुम्हें कहीं भी फिट कर सकते, किसी भी सब्जी के साथ आलू को डालकर एकदम कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। आलू रखा कि तुम्हें कहीं भी फिट कर सकते हैं। और जैसा कि नीति ने कहा कि शोज का एक पैटर्न सेट था पहले से, बट ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर शो को एक अलग फील के साथ किया है। पर आपने जैसा कहा कि कोई अगर नहीं मौजूद तो अचानक से आपको बोल दिया गया कि आपको ये शो करना है, लेकिन हर शो से पहले कुछ तैयारी होती है, कुछ शब्द जुटाने होते हैं, लोगों के साथ वो बातचीत करनी होती है। वो तैयारी कैसे मैनेज करती थी आप? जब आप इतने सारे शोज कर लेते हो तो फिर कुछ चीजें आपकी जबान पे अपने आप आने लगती हैं। जब आप इतने सारे शोज कर चुके हो, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो कंटेंट भी आपके पास बहुत रहता है कि चलो आज गजल्स पे बात करनी है तो शायरी आपको कहीं ना कहीं आप सुना दोगे, या आपको कोई और जनरल बात करनी है, महिलाओं का कोई अगर आपको शो करना है तो आप महिलाओं से जुड़े हुए हैं, सब इस तरह की बातें आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड वैसा नहीं होता है कि आपको बड़ा कोई भाषण देना है, लेक्चर देना है, आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है। तो लेकिन आपकी एक खूबी ये भी है कि आप लिखती भी हैं, आपने काफी कविताएं लिखी भी हैं। बिल्कुल, तो कुछ हम मुझे सुनना भी लिखने का चाहेंगे बहुत आपसे। शौक है, और मैं आज ये बुक भी अपने साथ लाई हूँ जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। आपकी खुद की किताब जी, मुझसे कहते तो, और ये अभी इसी मंथ में लॉन्च हुई है। तो मैं चाहूँगी, और ये मेरे कम से कम 20 साल का सपना था जो अब जाके कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, क्योंकि कविताएं लिखना, पेपर्स पे रख देना, उसके बाद कहीं डायरीज में बंद हो जाना, वो चीज़ें बहुत हैं, पर आपको एक्चुअल में कोई अप्रिशिएट करे और ये कहे कि भाई अब तो बुक ले आओ ज़रा तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि यार बहुत अच्छा लिखती पर बहुत कम लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। आपने ना केवल अपने सपने को जिया, उसे पूरा भी किया। तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपकी पेश नज़र कुछ एक ऐसी कविता जो आपसे जुड़ी हो या आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हो। इसमें वैसे तो देखिए बहुत सारी कविताएं हैं जो अलग अलग टॉपिक्स मैंने बात की है, और सबसे अच्छी बात मैं अगर इस बुक की बताऊं, अब क्योंकि बुक की बात चली है, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। वो चाहे महिलाएं हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, दोस्ती की बात हो, या किसी जानवर की बात हो जो दर्द से जूझते हैं और हमसे कह नहीं पाते हैं। तो ऐसी कोई कविता सुनाएं जिसमें आप ही की बात हो, जिसमें मेरी बात हो। तो मैंने इसमें एक बात की है, आज मुझे तन्हा रहने दो। जी, तन्हा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, पर आपकी कविता जरूर सुनेंगे। यहाँ मैं तन्हाई से महिलाओं को जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो महिलाओं को ये लगता है कि हमेशा एक पैटर्न बना हुआ है कि हस्बैंड के बिना अकेली लड़की की जिंदगी नहीं है, या अकेली लड़कियों को रहना नहीं चाहिए, शादी तो भाई करनी ही है एक ना एक दिन, तो क्यों आप अकेले सोचते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़कियां तन्हा रह के अपने बारे में सोचती हैं, अपने आप को जानती हैं, तो वो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है उनके पास।
तो मैंने हर उस लड़की को जो ये सोचती है कि यार किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, बड़ा भाई होना चाहिए या फादर होना चाहिए या हस्बैंड होना चाहिए, एक मेल फिगर को वो हमेशा सोचती हैं कि मेरे साथ रहे, तो उससे हटाने के लिए मैंने ये कविता लिखी है कि कभी कभी अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानो। तो आपके पास वो सब है जो दूसरा आपको देगा, बिल्कुल, वो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि हम महिलाओं को बराबर सोचें, मैं कहती हूँ कि बराबर मत सोचिए भाई, क्योंकि महिलाएं आपसे कहीं ऊपर हैं। क्या बात है। जो कुछ महिलाएं कर रही हैं आप सपने में सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप महिलाओं जितना पेन ले लेंगे तो आप गायब हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने कविता लिखी है, आज मुझे तन्हा रहने दो, आज मुझे तन्हा रहने दो, खुद से बातें करने दो, आज मुझे तन्हा रहने दो, खुद से बातें करने दो, खुद को खुद की ही बाहों में जीने दो और मरने दो। तुम ना मुझको गले लगाना, तुम ना मुझको गले लगाना, मुझको आहें भरने दो, अंधेरों से डरूं अगर तो मत घबराओ, डरने दो। पहले भी मैंने खुद को कई बार अकेले पाया है, कोई भी जब साथ नहीं था खुद का साथ निभाया है। पहले भी कई बार मुझे तन्हाई ने तड़पाया है, फिर भी मैंने हार न मानी, फिर भी मैंने हार न मानी। आज भी गम से लड़ने दो, आज मुझे तन्हा रहने दो, खुद से बातें करने दो। आपने जरूर खुद को खुद में ढूंढा है एक्चुअली। और ये जो लास्ट लाइन्स है जो मेरे दिल को बहुत करीब हैं, मैं चाहूंगी सबको जरूर सुनाऊं, क्योंकि ये बहुत ताकत देंगी उन लड़कियों को जो अपने आप को अकेला सोच के डरती हैं या कहीं निकलने से सोचती हैं कि नहीं जाना चाहिए, किसी का साथ होना जरूरी है। खुद का खुद से मिलना भी तो बहुत जरूरी होता है, जो खुद को ना पहचाने वो ही दुनिया में खोता है। आखिर औरों के दम पर कब किले फतेह हो पाते हैं, अपना जीवन जो देते हैं स्वर्ग वही तो जाते हैं। औरों के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाता है, जीत का सहरा भी तो आखिर उसके सर ना आता है। अपने दम पर मुझे चढ़ाई करने दो और गिरने दो, अपने दम पर मुझे चढ़ाई करने दो और गिरने दो, खुद को खुद की ही बाहों में जीने दो और मरने दो। आज मुझे तन्हा रहने दो, खुद से बातें करने दो। तो ये मैंने कविता उन सब लड़कियों के लिए लिखी है जो दूसरों के सपोर्ट को खोजती हैं। कहीं उन्हें लगता है कि मेरे पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे भैया ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, उन सबको साइड रखो भाई। आप बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है यहाँ पर कि एक महिला को अगर वो ठान ले कि वो कुछ करना चाहती है तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं, बस जज्बा और हौसला होना चाहिए और कदम आगे उसे खुद ही बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी कविता के लिए और हमारी तमाम दर्शकों को प्रेरित करने के लिए। आरजे सिमरन, आपके पास आऊँगी। मैंने क्रिकेट फील्ड सुना है, हॉकी फील्ड सुना है, लेकिन जॉकी फील्ड नहीं सुना। ये जॉकी फील्ड क्या है? हमने सुना है आप फाउंडर हैं जॉकी फील्ड की, लेकिन जॉकी फील्ड क्या है? ओके, सो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया था तो एक तरीका था लोगों का बात करने का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने रेडियो मिर्ची ज्वाइन किया एज प्रोग्रामिंग हेड, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन हुआ। तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि लोग जिस तरह बात करते हैं उनका बात करने का स्टाइल चेंज करो। तो मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ है जो रेडियो जॉकी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम लोगों को बोलने की ट्रेनिंग देते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट सेइंग दैट, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। दुनिया भर में देर आर 75% मेन जो मॉर्निंग और इवनिंग शोज करते हैं। तो रेडियो में प्राइम टाइम शोज होते हैं, आपका मॉर्निंग शो होता है, इवनिंग शो होता है, जो सिर्फ आदमी करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इवन टुडे। जबकि महिलाएं अब इतना आगे बढ़ गई हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। यूरोप में आपने सीरी का नाम सुना है? बिल्कुल। गूगल में भी आवाज आती है। यूरोप में उन्होंने क्या किया है, गाड़ियों में इंटरनेट लगा दिया है। अब उस इंटरनेट में सीरी की तरह एक आवाज आती है। आपको अपना फोन यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना फोन ब्लूटूथ से गाड़ी में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो गाड़ी ये लास्ट ईयर की बात मैं आपको बता रही हूँ, वो गाड़ी बनने से पहले बहुत मेजर झगड़ा हुआ यूरोप में। पूछे किस बात का? किस बात का? कि इस गाड़ी के अंदर जो आवाज आएगी वो लड़की की होगी कि लड़के की होगी। और अल्टीमेटली किसकी आवाज ली गई? लड़की की, लड़कियों की। आपको पता है क्यों? क्योंकि इतनी रिसर्च की गई है। उस रिसर्च के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि लड़कियों पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। क्या बात है? लड़की की जो आवाज है, लड़की की आवाज ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। लड़की जो बात आपसे कहेगी उसे आप बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे। लेकिन हाँ, जो पिच की आपने बात कही वो भी सही है। जैसे अगर मैं इस तरह बात करूं कि अगर आपको ऐसा करना है तो यही करना होगा, या फिर मैं कहूँ चलो ना कहीं चलते हैं सोनू बाबा, लेट्स गो प्ले,
तो जब मैं इस तरीके से बात करती हूँ तो आप मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बात करूंगी तो आपको ऐसा लगेगा अ लीडर ऑफ अथॉरिटी इज टॉकिंग। तो मार्गरेट थैचर जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले उनकी बहुत हाई पिच कहते हैं इसे, जो ऊंची सुरीली आवाज होती है उसे हाई पिच कहते हैं। हम सब प्रैक्टिस करके अपनी आवाज की पिच थोड़ा कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मार्गरेट थैचर ने एक्चुअली वो ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। सो कमिंग बैक टू आंसर योर क्वेश्चन, सो इट वाज माय जॉब कि मैं बाकी सारे रेडियो जॉकीज की भी ट्रेनिंग करूं। तो ये जो जॉकी फील्ड आप कह रहे हैं, ये जो बात करने का नया तरीका है, इसमें कई नई चीजें हमने जोड़ी हैं। जैसे आजकल आप सुनते हैं वाइंड अप कॉल्स, प्रैंक कॉल्स आप सुनते हैं, उसकी शुरुआत हमने करी। क्या बात। क्योंकि तब तक ये लगता था कि लिसनर्स बुरा ना मान जाएं, आप उनसे तमीज़ से बात करिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले बहुत तमीज़ से बात की जाती थी। अच्छा, और आप कह रही थी कोई आपको ऐसा इंसिडेंट याद हो? तो मुझे याद है एक इंसिडेंट कि हमारे जब मैं रेडियो मिर्ची में थी तब मैं एक शो भी किया करती थी। हमारे रेडियो स्टेशन के बाहर एक कर्नल साहब आ गए, रिटायर्ड कर्नल, बंदूक लेकर, और उन्होंने कहा बुलाओ इस आरजे सिमरन को, इसे गोली मारनी है। हंगामा हो गया, पुलिस आ गई, हमारे प्रोग्रामिंग हेड ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। मैंने कहा निकलने तो दो, बात तो करने दो कर्नल साहब से। वो कर्नल साहब शुद्ध हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी थे जी। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं हिंदी भाषा को तोड़ मरोड़ करके पता नहीं उसका क्या कर रही हूँ। और क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग हेड थी तो वो बंदूक लेकर आए हैं, और वो इंसिडेंट आज भी रेडियो मिर्ची वाले लोग याद करते हैं। फिर उन कर्नल साहब को ये बताया गया कि ये बेचारी मेंटली ठीक नहीं है, ये इस तरह लेकिन मैं आपको बताऊं, वो ये बात है 2002 की, और आज क्या है, आज 2023 है। आज लोग कैसे बात करते हैं। तब मैंने ठान लिया था कि अब सिर्फ रेडियो मिर्ची नहीं, अब ये मेरे लाइफ का एम्बिशन होगा कि हर किसी को, बिकॉज आपकी लैंग्वेज है, आपका एक्सप्रेशन है, you should have the freedom to say what you want to say. Right. And why did that man come after me? वहाँ आदमी तो थे, बहुत सारे आरजेस भी हुआ करते थे जो इस तरह उल्टी सीधी बातें करते थे, अलग तरीके से भाषा को मोड़ते मरोड़ते थे। उनके पीछे तो कोई बंदूक लेकर नहीं आया। लेकिन उन्हें ये बात हजम नहीं हुई कि एक महिला क्यों अलग करने की कोशिश कर रही है। जो चीज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, and I must thank you कि आप एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रही हैं, बल्कि आप खुद एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं कि हमारी आज की महिलाओं को सिर्फ ये समझना है कि दे हैव एवरीथिंग इन देमसेल्व्स, एंड लोगों से हजम नहीं होगी बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। आप जी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे अभी महिला वर्सेस पुरुष की बात हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि मेरी लाइफ में तो हर एक पुरुष का साथ रहा है, क्योंकि असली चैलेंज जो आपने पूछा था कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्या स्ट्रगल रहा, तो रेडियो जॉकी के साथ साथ एक आपकी लाइफ की जर्नी चल रही थी। जब आप अकेले थे, पीजी में रहते थे, कभी भी सर का कॉल आ गया कि अगला प्रेजेंटर नहीं आया, आ जाओ, हाँ आप रिकॉर्डिंग छोड़ के चल देते थे, शो करते थे। लेकिन जब शादी हुई, जब बेबी हुआ, तो बिग एफएम में जब मैंने ज्वाइन किया तो आई वाज 3 months प्रेग्नेंट। मैं उनसे कहती कि सर अब आप क्यों ले रहे हो, मैं तो बेड रेस्ट और इन सब का टाइम आ रहा है, बट दे लाइक द वॉइस और दे इंसिस्टेड कि नहीं आप करो, हम सब कॉपरेट करेंगे। थैंकफुली पूरे ऑफिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं जाती थी तो दूसरे मेल आरजेस मेरे लिए डोर ओपन करते थे। और सबसे ज़्यादा बड़ा लाइफ का चैलेंज आया जब मेरी 3 months की मैटरनिटी लीव ख़त्म हुई और मुझे अगले दिन फिर से 3 महीने के बच्चे को छोड़ करके मुझे वापस जाना था। देन माई हस्बैंड टुक अ स्टैंड। उन्होंने 1 महीने की पैटर्निटी लीव ली। उन्होंने संभाला जब मैं शो कर रही होती थी। कभी होता था अर्ली मॉर्निंग आपका कभी शो है, 4 बजे उठ के जाना है, कभी आपका लेट नाइट शिफ्ट है, तो उन्होंने घर संभाला, बेबी को संभाला और वो किया। अगर और पीछे जाएं तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे फादर थे कि वो सपोर्ट करते थे कि जो तुम्हें करना है करो, मैं हूँ, तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो एक स्मॉल टाउन में भी आप रह करके एक बहुत ही फ्री लाइफ जी रहे थे। जब मैं यहाँ एक सोच को जरूर उजागर करना होगा कि किसी को कमतर दिखाना हमारा मकसद नहीं जी। ये समाज सिर्फ महिलाओं से नहीं, हाँ आपका समाज महिलाओं से आगे बढ़ता है, लेकिन समाज को पूर्ण करने के लिए महिला और पुरुष दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक गाड़ी अगर एक स्कूटर है तो उसके 2 पहिए हैं जी। दोनों पहिए घूमते हैं तो स्कूटर आगे बढ़ता है। इसलिए उन दोनों पहियों को बराबरी का अधिकार है और बराबरी का हक भी है जी जी। तो जहाँ महिलाएं हैं, जहाँ पुरुष हैं, वहीं पूर्ण समाज है। यही तो जैसा कि आपने कहा कि आपको इतना साथ मिला
तो आपने भी साथ दिया और आपको साथ भी मिला, तो एक संदेश भी है कि ना केवल हमें सपोर्ट करना है बल्कि हम ये भी उम्मीद करें कि जब जब हमें ज़रूरत हो तो हमें सपोर्ट मिले। और ये सफर बहुत ही खूबसूरती से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं दिल्ली आती थी ऑडिशंस के लिए तो डर लगता था कि पापा अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एक अकेली लड़की के लिए एक बड़ा चैलेंज था आज से 20 साल पहले। तो मेरा भाई जो कि क्लास 10th में होता था वो मेरे साथ साथ आता था कि चलो दीदी हेल्प कराते हैं, कहाँ कहाँ चलना है, तो हम दोनों फिगर आउट करते थे कि कहाँ पर ऑडिशन के लिए जाना है। लेकिन उस अकेली लड़की ने कदम बढ़ाया मंजिल की ओर, तभी आज मंजिल उसके सामने है। बहरहाल हमारे साथ युवती शक्ति मौजूद है स्टूडियो में, जिन्होंने आपकी बात सुनी, आपके संघर्ष की कहानी जानी। मुझे लगता है इनके कई सवाल होंगे, तो सीधे आपके पास आती हूँ और जानते हैं कि क्या आपके सवाल हैं और आप क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार मैम, मैं भारती सिंह हंसराज कॉलेज से। जैसे मैम रेखा मैम ने एक पोएट्री सुनाई, नारी के पास शक्ति होती है, बस उसे उजागर करने की है। तो मेरी स्वरचित एक पोएट्री है, ये है कि आया है वक्त अपना अस्तित्व पहचानने का, आया है वक्त अपना अस्तित्व पहचानने का, राह परखने का मंजिल को पाने का। काली घटा छाई है दिए तो जला, घूंघट में क्यों छुपी है जरा रोशनी में आ, घूंघट में क्यों छुपी है जरा रोशनी में। क्या बात है। तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम बोलते हैं आरजे है, एक पैसन है या प्रोफेशन है? यानी हम कोई भी जॉब करते हैं तो हमारा पैसन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और होता है। तो आरजे मेरे अनुसार से पैसन है या प्रोफेशन है, क्या है? देखिए, जब हम किसी पैशन को फॉलो करते हैं और उसी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं होती है। और क्योंकि हम जब 9 से 5 की नौकरी करते हैं या 10 से 6 की नौकरी करते हैं तो हम कभी कभी अपने आप को थका हुआ, बोर और इस तरह का फील करते हैं कि हमारे ऊपर बर्डन आ गया है जैसे। लेकिन जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जो हमें करके मज़ा आता है, पैशन होता है हमारा, तो आप आधी रात में भी उठ के उस काम को करते हो। मेरे पास कई बार रिकॉर्डिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मुझे पूरी पूरी रात बैठ के रिकॉर्ड करना पड़ता है। सुबह मैं कई बार 8 बजे 9 बजे सोती हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि 24 घंटे मैंने एक जगह पे बैठ के रिकॉर्डिंग की है, सब कुछ करके भेजा, लेकिन तब भी मुझे थकान नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि यार आज मैंने जो काम किया ये बहुत ही मज़ा आया। और बार बार जब मैं उसको सुनती हूँ रिकॉर्ड करने के बाद तो इतना खूबसूरत लगता है कि चारों तरफ से आपको तारीफ़ें मिलती हैं, हर कोई आपको देख के कहता है कि वाह ये आपकी आवाज़ है, ये आपने किया है। तो आपका जो थकान होती है वो सब हट जाती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जब भी आप किसी को प्रोफेशन को चूज़ करें तो आप वो प्रोफेशन पे जाएं जो आपका पैशन हो, आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता हो। शुरू में इसकी शुरुआत पैशन से ही होती है। हाँ। जब मेरे फ्रेंड्स थे, जब वो और दूसरी फील्ड्स में जा रहे थे कि ये कोर्स है, ये है, कंप्यूटर कोर्स कर लो, मैंने कहा मुझे यही काम आता है, यही मुझे अच्छा लगता है और यही मैं कर सकती हूँ, तो मुझे कुछ और नहीं करना। मैं बहुत फोकस्ड होती गई धीरे धीरे, फिर वो करियर बन गया और उससे मैं पैसे कमाने लगी और अच्छा काम होने लगा। और उसके बाद आज की डेट में 2 साल पहले मैंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की, एक प्रोडक्शन हाउस चला रही हूँ मैं। लेकिन वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है आज की डेट में। मैं उस कंपनी के मीटिंग से और बाकी चीज़ों से ब्रेक लेके जाती हूँ कि मुझे वो महीने में 2 ब्रेक दे दो, मुझे शो करने जाना है। तो मैं अपने खुद से छुट्टी करके और मैं जाती हूँ, क्योंकि वो जो मोमेंट होता है जिस वक्त आप प्ले करके सॉन्ग और आप बोल रहे होते हो, आप कुछ सॉन्ग प्ले करते हो, आपके लिसनर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, उनके कॉल्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये लोग डायरेक्टली आपसे प्रभावित हो रहे हैं और ये कुछ जो आप बात कह रहे हो, आप कोई एक रेसिपी बता रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो उनकी जीवन पे असर डाल रही है और ये इतना हाई फील देता है आपको कि आप इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहोगे। एक सुकून का एहसास होता है जब आपको इतना अच्छा रिवर्ट मिलता है। जी अगला सवाल। नमस्कार मैम, मैं हंसराज कॉलेज से हूँ, मेरा नाम अमृता है। मैम मेरा सवाल सिमरन मैम से है। मैम जैसे आपने कहा कि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो मैम गांव से दिल्ली तक का सफ़र तय करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस दौरान? देखो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग अपने बहुत सारे जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उन्हें छुपा देते हैं। तो ये एक मैसेज भी है मेरा। जब मैं दिल्ली आई पहली बार तो मैंने सडनली एक नया स्टाइल देखा, लोगों का रहने का तरीका देखा। आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ब्रांड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और ऐसे थे, लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं उनके पीछे भागूं, जो कि अक्सर हो जाता है। हम छोटे शहर से जब बड़े शहर में आते हैं तो हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं, और एक्सेप्टेंस तभी होगा व्हेन यू बिकम लाइक एवरीबडी अराउंड यू। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं सबकी तरह क्यों बनूं,
मेरा अपना एक वजूद है, मेरी अपनी एक पहचान है, मेरी अपनी एक लखनवियत है, मुझ में एक नवाबियत है। जैसे जब हम बात करते हैं, जब हम कहीं आते हैं तो लोग कहते हैं बाकी लोग कहाँ हैं, तो हम कहते हैं हम हैं, बाकी पानी कम है। हमारा एक अलग अंदाज है। हाँ, हमारा अलग अंदाज है। अच्छा, तो ये चीज, दिस इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। फिर जब लोगों से मिलती थी, जैसे कभी ऑटो किया या कुछ, तो मैंने कहा भैया कहीं ले चलो, तो लोग बुरा मान जाते थे कि भैया किसको बोला, हम बिहार से हैं का, हमको भैया बोल रही हैं। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, हमारा लहजा ही ऐसा है, हमारा दिस इज हाउ आई स्पीक। बट जो चैलेंजेस थे वो बहुत सारे थे, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी दिल्ली कंपेयर टू लखनऊ। और अगर आप रेडियो की बात करेंगे तो कई बार लोग आपको सीरियसली भी नहीं लेते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर, जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑफ हु यू आर। चाहे आप बरेली से हो या आप बैंगलोर से हो, यू आर यू, वो कोई नहीं बदल सकता। अपना स्टाइल बनाइए, अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि कोई क्वेश्चन ही ना कर पाए। बस एक उन्होंने जो प्रोफेशन वाला सवाल पूछा था, मैं एक चीज बस आपसे कहना चाहूंगी। आपने बताया था कि रेडियो की शुरुआत हुई थी 6 चैनल से जी। आज की डेट में इंडिया में कम से कम 2500 से ज्यादा रेडियो चैनल्स हैं जी। एक रेडियो स्टेशन में अगर 150 लोगों की जरूरत है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1300 रेडियो स्टेशन में कितने लोगों की जरूरत होगी। तो यू जस्ट नीड टू हैव द राइट ट्रेनिंग। और सिर्फ रेडियो जॉकी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग एक रेडियो स्टेशन में काम होते हैं। रेडियो जॉकी तो एक्टर है, लेकिन डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं। सो रेडियो इज नाउ अ ह्यूज इंडस्ट्री। और पिछले 15 सालों में रेडियो इज द ओनली इंडस्ट्री विच हैज मेड प्रॉफिट, बाय द वे। So yes, radio is growing. जैसे सबकी लाइफ में टाइम फेज आता है कि जब एक डाउन फेज आ जाता है हमारी लाइफ में, हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या हम एक गोल बना के चलते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। 2-3 साल बाद आपने फिर अप्लाई किया, तो 2-3 साल के बीच आपने खुद को कैसे संभाला कि उसके बाद भी आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, और उस डाउन फेज से आपका वो डाउन फेज नहीं रहा जैसे सबका हो जाता है, आपने खुद को संभाला और आप आगे बढ़ी। तो वो मैं जानना चाहूँगी कि आपने खुद को कैसे टैकल किया और कैसे उस प्रेशर को संभाला। देखिए, जब आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ये मत सोचिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार पता नहीं क्या हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे स्कोप होता है कि अभी आपको कुछ और समझने की, निखारने की ज़रूरत है। तो शायद मेरी भाषा में वहाँ कुछ कमी रही होगी, मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ कमी रही होगी। मैंने अपने आप को एक बार दोबारा से जज किया कि मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। मैंने ये पाया कि एक तो भाषा के ऊपर आपकी कमांड होना तो बहुत ज़रूरी है ही, जो मेरी बचपन से थी भी। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अलग से सीखना पड़ा, क्योंकि अगर आप किसी अलग सिटी से आते हो तो आपको शायद कहीं उस सिटी का लहजा हावी हो जाता है आपके ऊपर। पर अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में तो आम हिंदी चलती है। पर और सिलेक्शन ना होना, क्या उसने आपको प्रेशर दिया? वही मैं चीज़ आपको बता रही हूँ कि उसने मुझे प्रेशर इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था, कॉन्फिडेंस था मुझे कि मेरे पास भाषा है, मेरे पास बोलने का अंदाज है, सब कुछ है। पर शायद आज जो ऑडिशन मैंने दिया वो उतना अच्छा नहीं था, मैं इसे और अच्छा कर सकती हूँ, मुझे पता था। इस बीच मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया, और मैं हॉस्पिटल में जॉब करने के साथ साथ टारगेट मेरे माइंड में वही चल रहा था। तो जॉब सिर्फ इसलिए किया कि खाली नहीं बैठना है, कुछ तो करना ही है, ये नहीं तो ये सही, बट ठीक है करते हैं। जैसे ही मेरा रेडियो पे दोबारा ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हुआ, मैंने थोड़ा टाइम साइड बाय साइड दोनों चीज़ें की, रेडियो भी किया, ये भी किया। पर जब मुझे इस दुनिया ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया कि नहीं अब तो आप यहाँ आइए, यहाँ आपके लिए बहुत स्कोप है, बहुत काम है। वॉइसिंग में हम लोग गए, सिर्फ आरजे ही नहीं होता है, उसके अलावा वॉइसिंग भी हम लोग करते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स में आप हमारे ऐड सुनेंगे, अनाउंसमेंट्स होती हैं बहुत सारी इस तरह की अलग अलग जगहों पे, तो उसके लिए भी हमारी वॉइस आती है। तो मुझे इसके अंदर और स्कोप दिखाई दिया कि यहाँ पे मैं अपनी वॉइस का इस्तेमाल और कितने तरीक़ों से कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें जब आप उस फील्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगी। मैं ये मानती हूँ कि आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी किसी पैशन को प्रोफेशन बनाने से पहले आप एक स्टैंड बाय में कुछ और लेके चलिए, वो आप करते रहिए साथ साथ। अगर आपको लगे कि आपका पैशन आपको वो सब दे रहा है जो आपको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है, तो फिर आप उसे पूरी तरह से ऑप्ट कर सकते हो। वरना पाँव रखोगे दो नाव में तो कहीं ना कहीं आपको ये डर बना रहेगा कि पता नहीं रेडियो में अगर मुझे पैसा नहीं मिला, मैं नहीं चल पाया तो क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर नाम नहीं बना पाया तो क्या होगा। क्योंकि कंपटीशन नो डाउट बहुत है, बहुत कंपटीशन है। आपको जिस जगह पर जाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए उससे ज़्यादा। क्योंकि आज आप जिस जगह पे हो, आज से 5 साल बाद आपसे ज़्यादा नॉलेज वाले लोग वहाँ पे आएंगे, वो भी उसी जगह उसी कुर्सी पे बैठ के आप ही की तरह शोज करेंगे। लेकिन अगर आप उनको कम्पीट नहीं कर पाते हो, अगर आप चेंजेस नहीं लाते हो अपने अंदर, अपने आप
टाइम के साथ अपने आप को बदलते नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं फील्ड से गायब हो जाते। मैम मेरा प्रश्न नीति मैम से है। मैम जैसे आपने बोला कि आपको रेटिंग्स दी जाती थी, तो मैम कभी कभी ऐसा होता होगा कि लो रेटिंग भी दी गई होगी, तो मैम आपने उससे कैसे टैकल करते हो उस चीज़ से, मतलब कि आज मुझे लो रेटिंग मिली है तो दुख तो होता ही होगा। मैं सच बताऊं तो नंबर 1 शो था मेरा तो ये वाला तो मेरा स्ट्रगल नहीं हो पाया है कि लो रेटिंग हो, लेकिन हाँ वो प्रेशर ज़रूर रहता था। आप शो करके आओ तो आपके प्रोग्रामिंग हेड, अच्छा आज क्या किया आपने, ये लिंक क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, तो आप मतलब जनता से तो आप टैकल कर लेते हो, आपके ऑफिस में आपको जवाबदेही जो होती ना वो काफ़ी इरिटेटिंग होता था। क्योंकि एफएम गोल्ड में क्या है, हमें बहुत फ्रीडम दी जाती है, तो हम यहाँ पे तो अच्छा तैयार करके आते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो करते, लेकिन प्राइवेट में ये लो रेटिंग से प्रॉब्लम नहीं थी प्रॉब्लम थी जो उस समय आपसे क्वेश्चनिंग होती है कि ये आपने लिया तो क्यों, ये बोला तो क्यों बोला, ये बोला तो क्यों नहीं बोला। और अच्छा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, अभी रेखा जैसे वॉइस ओवर की बात कर रही थी, तो ये आरजे बनने का जो एक सफ़र है ना, सर सब लोग आरजे नहीं बनते, लेकिन अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, डिक्शन अच्छी है, उच्चारण अच्छा है, तो एक वॉइस ओवर बहुत ही वास्ट फील्ड है। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो लोग हमें सुन रहे हैं और शायद उनके मन में थोड़ा डाउट है कि बच्चे हैं कि वो भी ये इस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आरजे रहने के साथ साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट का मेरा करियर रहा है तकरीबन 20 साल का। शिनचैन एक सीरीज है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें नैनी चैन का एक कैरेक्टर है, वो मैंने किया है। तो मात्सुजा का नाम उसका मैंने किया है। हाँ। डायलॉग होना चाहिए फिर। वो देखो शिनचैन आ गया ऐसे और इसमें एक मात्सुजा का लगता है ये लोग मेरी ड्रेस देखकर इम्प्रेस हो रहे हैं तो वो एक बहुत सारे कार्टून चैनल्स में, डिज्नी में, हंगामा में आप लोग मेरी आवाज़ें सुनते रहते हैं। वो इतनी ज़्यादा मॉड्यूलेट हो जाती है कि आपको ये लगेगा नहीं कि ये नीति की आवाज़ है, क्योंकि हम कभी ओल्ड लेडी बन जाते हैं, कभी हम यंग लेडी बन जाते हैं, कभी टीनेजर बन जाते हैं, कभी 4 साल की बच्ची बन जाते हैं। तो वो जो मॉड्यूलेशन के साथ आप खेलते हो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सफ़र है और बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट बहुत सारे आपने एड्स देखे हैं, श्रीदेवी जी होती थी लेकिन उनका वीओ मैं कर रही होती थी, क्योंकि मुझे मिमिक करने का शौक था। तो या जूही चावला हैं डाबर के, उनके कुछ एड्स हैं, तो उनके पास वीओ करने का आने का टाइम नहीं होता है, तो जनरली वो वीओ आर्टिस्ट से कराते हैं। तो मैं काफ़ी सारे उनके एड्स हैं जिनका वॉइस ओवर बैकग्राउंड में मैंने किया है, तो उनकी आवाज़ को मिमिक करके, जैसे जूही चावला का स्टाइल है, अगर आपने डर मूवी देखी हो तो सुनील मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो वो उनका ये स्टाइल है। अगर आप श्रीदेवी जी की बात करें तो एक उनकी सदमा मूवी है, तो उसमें वो कहती हरिप्रसाद है ना, हरिप्रसाद को पिंडी लगाने का तो वो उनका ये स्टाइल है। तो बचपन में हम लोग वो देखते थे, जंगल बुक आता था, तो हम सारे भाई बहन आवाज़ें कॉपी करते थे, मिमिक करते थे, और वो सफ़र आगे जाके प्रोफेशनली काम आने वाला है ये मुझे नहीं पता था। तो डेस्टिनी कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा रही है। इवन बच्चे आजकल बहुत सारा मोबाइल देखते हैं, पेरेंट्स चिंता करते हैं कि इतना ये टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, बट वो कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो डेस्टिनी को सुनते समझते रहना चाहिए। जी मेरा सवाल रेखा मैम से है। आपने अभी एक बहुत सुंदर कविता सुनाई, मुझे एक तन्हा रहने दो। तो मेरा ये सवाल है, जब एक महिला तन्हा रहना, अकेले खुद की क्षमता से खड़ा होना शुरू करती है, तो समाज उस पे, उसके चरित्र पे कई सवाल उठाता है। तो आपने उनसे कैसे अपने आप को टैकल किया, उन चीज़ों से कैसे बाहर निकली आप? देखो, समाज को अगर आप देखते रहोगे ना तो समाज तो हर चीज़ पे आपकी उंगली उठाएगा। आपने सूट पहना तो गवार है, आपने मॉडर्न ड्रेसेस पहन ली तो भाई पता नहीं किसको दिखाना होता है, इतना ज़्यादा मॉडर्न बन के घूमती है। आप अगर कुछ अच्छा पढ़ गए बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा मत पढ़ाओ, लड़का नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये तो बिल्कुल ही नालायक है, कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में। तो अगर आप हर बात पे समाज के फ्लेक्सिबली अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढालते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप से नाइंसाफ़ी कर रहे हो, अपने आप को चीट कर रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि समाज की सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसा नीति जी ने कहा, रेखा जी ने भी कहा और सिमरन जी ने भी कहा कि किसी का भी ये रेडियो जॉकी में आने का पहले से प्री प्लान नहीं था, या फिर कुछ ये ड्रीम टाइप का या कुछ नहीं था कि मुझे रेडियो जॉकी में जाना है। पहले से किसी का पैशन या फिर पसंद नहीं था, ये सब कुछ अचानक से डेस्टिनी से हुआ। तो ऐसा क्यों है रेडियो जॉकी के फील्ड में? ऐसी क्या चीज़ है, मतलब कोई हम में से भी कोई नहीं जानता है कि रेडियो जॉकी में जाना है या हमें पसंद है। बाकी सब फील्ड में किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है, रेडियो जॉकी में ऐसा क्यों नहीं? देखिए, मैं ये बताती हूँ कि जब हमने ये करियर शुरू किया था ना, तो ऐसा ये कोई करियर होता ही नहीं था। सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो होता था और जिसमें कि अनाउंसर्स होते थे। रेडियो जॉकी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी। 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो ऐसा हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई ये फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो तो स्टेप बाय स्टेप हम
आते गए, पता चलता गया। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि मेरी मदर को रेडियो सुनने का बहुत शौक था, तो हमारे घर में पूरे दिन रेडियो लगा रहता था। जैसे उस टाइम टीवी का इतना नहीं था, तो हम विविध भारती, हवा महल के प्रोग्राम और ये सब सुनते रहते थे। और उस समय सिंगर के, लिरिसिस्ट के, सबके नाम बताए जाते थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ट्रेनिंग हो रही है। मैंने स्टार्टेड FM गोल्ड, तो मुझे मैक्सिमम चीज़ें पता होती थी। मुझे पता था अच्छा ये वाला म्यूज़िक तो नौशाद साहब का है, ये वाले बोल तो गुलजार साहब के। तो वो मुझे कहीं से वो ट्रेनिंग अंदर चल रही थी। आपके वो शायद ऊपर वाला कुछ डिसाइड करता है, वो चीज़ें हैं। तो वो पैशन भी, वो अच्छा भी लगता था, रेडियो सुनना अच्छा लगता था, मगर ये नहीं पता था कि यहाँ पे कोई करियर है और यहाँ पर हम जा सकते हैं। बहरहाल तमाम सवालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम, क्योंकि जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले एक दस्तूर है हमारे शो का कि हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत ज़िंदगी को बनाने वाली महिलाएं होती हैं। तो आज मेरे सामने 3 RJs हैं, तो RJ के अंदाज में हो जाए आपका एक मैसेज इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम। देखिए, सच में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज अभी इसी वक्त मैंने यहाँ पर ये जाना है कि हम जो तीनों RJs जो पहली बार मिल रहे हैं, हम सब बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड महिलाएं हैं सबसे पहले। क्योंकि अगर आप हमारे एक्सपीरियंसेस को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमने समझौता नहीं किया, हमने अपने अनुसार चीज़ें ढाली। और शायद यही वजह है कि आज इस वक्त हम सब इस मंच पर हैं। तो अपने आप को मत चेंज करिए और बस ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए, अपना आसमां देखते रहिए। हमारी आदत है सुनते रहिए कहने की। तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत से संदेश के लिए। जी मैम, आप क्या कहना तो चाहेंगे? मैं अगर रेडियो के अंदाज में शुरू करूं तो मैं कहूंगी भाई, मौसम तो रोज़ बदलता है और अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है आपकी और हमारी मुलाकात। और देखिए ना, जैसे ही वक्त होता है मैं हाजिर हो जाती हूँ आपके लिए गीतों का प्यारा सा गुलदस्ता लेके। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रेखा। और रेखा के साथ अगर आपको बने रहना है तो भाई आपको जो कुछ रेखा कहती है वो सुनते जाइए, करते जाइए, और आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर पा लेंगे। और मेरे साथ तो आप जुड़े रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना है। तो ऐसे हम कुछ भी ऐसी बातें करते हैं जो मुझे लगता है कि हमें आम जनता से कनेक्ट कर सकती हैं। और आवाज़ से लोग हमारी एक पिक्चर बनाते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं। जब सामने हमें पाते हैं तो कुछ और ही चेहरा नज़र आता है। तो पता नहीं कि आप लोगों ने, आज तो खैर मुझे देख लिया है, बट लोगों ने मेरी तस्वीर कैसी बनाई है। मैं चाहती हूँ कि वो एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर हो जिसे देख के लोग इंस्पायर हों, जो कुछ सीखें, कुछ जानें, कुछ समझें और अपने आप को पहचानें। हर लड़की से मैं यही कहूँगी कि खुद को पहचानो और आपके पास जो टैलेंट है उसे निखारो और उसी के दम पे आगे बढ़ो। कहने दो जो कोई कुछ कहता है, मत सुनो। बहुत जी, RJ सिमरन का एक संदेश। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द दिल्ली सिटी, नहा धोकर पाउडर लगाकर आपके सामने आ गई हूँ हम, माई सेल्फ। अमिताभ बच्चन बोले रहीन, अमिताभ बच्चन बोले रहीन, नो मीन्स नो। याद आया? नहीं भी आया कोई बात नहीं। अमिताभ बच्चन बोले रहे नो मीन्स नो, हम कहती हूँ यस मीन्स यस। आज अगर अपने मन में यस बोल दोगे, जो भी करना चाहोगे वो कर दोगे। याद रखना, किसी की जरूरत नहीं है। यस मीन्स यस। यस केवल एक शब्द ही नहीं, अपने में एक वाक्य है। यस आई वॉन्ट टू डू दिस, यस आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, यस आई वॉन्ट टू बिकम दिस, यस आई कैन डू दिस, यस आई एम एबल टू डू दिस। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये बैठी हुई है जो इतना खूबसूरत शो कर रही हैं, इतने अच्छे अंदाज से कर रही हैं। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने हमें बुलाया, हमारा मेकअप वगैरह करके कैमरा ऑन किया ताकि सबको पता चले कि हम दिखने में कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, दिखने में जितने भी लोगों ने आपको सुना है, डेफिनेटली उनके जहन में आपकी छवि बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप आवाज़ की दुनिया के नायाब सितारे हैं जिनकी आवाज़ सीधे दिल तक पहुंचती है। और मुझे लगता है कि दिल से बड़ी दस्तक और कोई नहीं दे सकता, और आप तो अपनी आवाज़ से सीधे दिल पे दस्तक दे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अलग अलग कॉलेजेस से आज यहाँ पर आई और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हर बार टीवी सेट के उस पार से हमारे साथ जुड़ती हैं आपके अपने शो अपने आसमां में। और जाने से पहले यही कहना चाहूँगी, विजय पताका तू फहराए, गगन चूमे बादल छट जाए, कसकर कमर जो आगे आए, तूफान भी टकरा कर झुक जाए, गूंज से तेरी वक्त भी रुक जाए, और ठान ले जो तू एक बार तो आसमां में उड़ान भर जाए और अपनी एक पहचान बनाए। और यूं ही बनाते रहिए अपनी पहचान और भरते रहिए अपनी उड़ान अपना आसमां में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
चली